अस्सलाम वालेकुम। आई एम महाविश मेमन फ्रॉम डेक्स्टर कंसल्टेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि किसी वेलफेयर इदारे को रजिस्टर कैसे किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वेलफेयर इदारे की रजिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे किस तरह से होती है। आपने ट्रस्ट का सुना होगा, सोसाइटीज का सुना होगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन सुनी होगी, उसके बाद डिफरेंट चैरिटी कमीशंस की रजिस्ट्रेशन सुनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और रजिस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान वाइड होती है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, ट्रस्ट, सोसाइटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सारी की सारी प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन है जो आपकी पाकिस्तान वाइड रजिस्ट्रेशन होती है, जिसमें आपको परमिशन मिलती है कि पाकिस्तान में किसी हिस्से भी में भी काम करें। वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो नेशनल लेवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। तो अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है एज ए नेशनल लेवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, ये आज का हमारा एजेंडा पॉइंट है। सेक्शन 42 of the Companies Act 2017 is the solution. कंपनीज एक्ट 2017 जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया, जिसका सेक्शन 42 एक ऐसी लिमिटेड कंपनीज का जिक्र करता है जो कि फॉर्म होती हैं टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। यानी कि वेलफेयर एक्टिविटीज के मेजर हेड्स, जिसमें कॉमर्स आ गया जो कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आता है, ठीक है, आर्ट है, साइंस है, रिलीजन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, स्पोर्ट्स है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटीज है जिसकी प्रमोशन की हमारे मुल्क को इतनी ज़रूरत है कि उसके ऊपर चैरिटेबल वर्क करना, वेलफेयर वर्क करना एक ज़रूरी है। तो इन सब एरियाज में कोई भी ऐसी कंपनी जो आप फॉर्म करना चाहते हो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 में डील होती है। इसमें रजिस्टर होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी एनी 3 और मोर पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर लॉफुल पर्पस, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउड होते हैं। ठीक है, और आपकी रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर पाकिस्तान, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका CNIC इस प्रोविंस का हो, आपका CNIC पे जो एड्रेसेस हो वो उस प्रोविंस के हो, इस जगह कर हो, आपकी डोमिसाइल्स इस जगह कर हो, ऐसा कोई नहीं है। Anywhere in Pakistan, you are eligible to become the board member of an organization. यहाँ तक कि फॉरेन्स का भी इसी तरह से है कि इसमें फॉरेन पर्सन्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनको फिर अपने वैलिड वीज़ाज, ड्यूरेशंस और वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अदरवाइज लोकल के केस में ऐसा कोई भी नहीं होता। ठीक है, अब जो भी बोर्ड मेंबर्स होंगे और CEO होगा, उसकी एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना मस्ट है। अब यहाँ एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से ये मुराद है कि जितनी भी बोर्ड मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन जो इदारे के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ अलाइन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते हैं तो आपकी इधर क्वालिफिकेशन जेंडर स्टडीज में होनी चाहिए या फिर आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट होना चाहिए जहाँ पे आपने जेंडर के केसेस को बहुत ज़्यादा डील किया हो, विमेन एम्पावरमेंट के परस्पेक्टिव पे बहुत काम किया हो। ठीक है, तो ये सिमिलरली अगर आप कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे करना चाहते हैं काम, तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस हो किसी सोशल एक्टिविटी का, इस तरह का कि आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी की हो, ठीक है, आप एक ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से काम करते रहे हो, तब होगा। ठीक है, आपकी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है CCP की तरफ से। जितनी जो यहाँ कमीशन से मुराद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे प्रोमोटर्स की पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस और वो सारा कुछ चेक करते हैं कि वेदर दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, जो भी काम है वो लीगल है एंड बिल्कुल एलिजिबल है फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग द बोर्ड मेंबर ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2017। ये कुछ
थीमेटिक एरियाज हैं जो एग्जॉस्टिव लिस्ट एसएससीबी प्रोवाइड करता है, जिसमें किस तरह के इदारे रजिस्टर हो सकते हैं। अब एप्लीकेशन और ग्रांट ऑफ लाइसेंस, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी लॉज ख़त्म हुए, काफ़ी इदारे जो ऑलरेडी प्रोविंशियली रजिस्टर्ड हैं उन्होंने चाहा कि हम नेशन वाइड रजिस्टर हों, तो एसएससीपी ने यहाँ दो मॉड्यूल्स रखे। अगर एक इदारा बिल्कुल न्यूली इस्टेब्लिश होने जा रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, और अगर कोई इदारा पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि न्यू एंटिटी को कुछ डॉक्यूमेंट्स कम देने होते हैं और एग्जिस्टिंग एंटिटी की कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए होती है, जिसमें जो सबसे पहला जो लाइसेंस इशू करना है न्यू एंटिटी या एग्जिस्टिंग एंटिटी के जो कॉमन प्रोसेसेस हैं, जिसमें लॉगिन जनरेशन है। हर बोर्ड मेंबर का एसएससीपी के ऊपर एक लॉगिन जनरेट होगा। फिर जो इदारे का नाम सजेस्ट किया जाएगा उसकी नेम रिजर्वेशन होगी। अब नेम रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि इदारे के ऑब्जेक्टिव्स और इदारे का नाम अलाइंड होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप एक इदारे का नाम रखना चाहते हैं स्पोर्ट्स प्रमोशनल फोरम, ठीक है, और काम आपने करना है डिजास्टर रिलीफ पे, ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गया ना। अगर आप स्पोर्ट्स प्रमोशनल फोरम के नाम से इदारे को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप बताएं कि आप स्पोर्ट्स की इन्हांसमेंट पे काम करना चाहते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप लाएंगे जो कि आपके नाम से एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है, इसकी स्क्रूटनी इसी तरह से की जाती है। सेकंड जो स्टेप नेम रिजर्वेशन में होता है वो ये था कि इस नाम से पहले से कोई इदारा रिजर्व तो नहीं है, तो इन चीज़ों का भी एनालिसिस किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर कल्चर ये है कि लोग अपने नाम से इदारे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है जैसे वी हैव अ वेरी रिनाउंड नेम ऑफ राना, वाइफ ऑफ लियाकत अली खान, राना लियाकत अली, उनका अक्सर इदारों के नाम सुना जाता है। अगर कोई नाम रखना चाहता है, अगर वो हयात होती तो अगर वो अपनी एक एनजीओ बनाती और अपना नाम लिखती कि राना लियाकत अली फाउंडेशन, ठीक है, तो भी वो नाम हो सकता है। इसने उन पे कोई पाबंदी नहीं है। आपने बस इतना बताना है कि ही इज द की शी इज द की फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो जिनका एक विजन है किदारे की तरफ टू सर्व इन सम काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, और उसके हिसाब से ये नाम सजेस्ट किया जाता है। तो जो लोग नाम के साथ एसोसिएट करके चलना चाहते हैं उसको, लेकिन उसको दर्ज करने का, उसको एसएससीपी को बताने का एक तरीकेकार है, जिस तरह कि मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग प्रोसेस। लाइसेंसिंग प्रोसेस में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, इसका जिक्र है और डिफरेंट एसआरओज के थ्रू ये डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, ठीक है। अब उसके में सबसे बड़ा जो पॉइंट है, हर चीज़ में बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है एनआईसी, ठीक है। फिर उनके अपनी तरफ से कुछ फॉर्म्स हैं जिसे एनएफपी फॉर्म्स कहा जाता है। उसका जो अपेंडिक्स ए है वो बेसिकली एक प्रोफाइल डेवलप करता है, जिसमें इदारे हर जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक जो बोर्ड मेंबर हैं उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव से अलाइन होनी चाहिए। तो जो अपेंडिक्स ए है वो बेसिकली उस डायरेक्टर या प्रमोटर की पूरी डिटेल्स को डिटेल करता है कि उसका एक्सपीरियंस, उसका काम, वो कहाँ से ताल्लुक रखता है, उसका एड्रेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में। फिर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है एफिडेविट का। उस एफिडेविट में आपका जो एक फॉर्म एसएससीबी की तरफ से दिया गया है वो है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी प्रमोटर होंगे वो एक सर्टेन अमाउंट एज पार्ट ऑफ देयर डोनेशन, बेसिकली 2 लाख की लिमिट है, ठीक है, वो बैंक में जमा कराएंगे। वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड वो हर लॉफुल एक्टिविटी में रहेंगे, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्टिव से अलाइन ना हो। इस तरह से कुछ काइंड ऑफ अंडरटेकिंग टाइप एफिडेविट होता है। उसके बाद लाइसेंसिंग प्रोसेस में आपका जो थर्ड पार्ट है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट इन दिस स्लाइड, अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज पर टेबल एफ द फर्स्ट स्केड्यूल टू दैट एक्ट से मुराद कंपनीज एक्ट 2017 है, और उसका जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें आपके मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट टेबल एफ के अंडर दर्ज है, जिसके जिसके हिसाब से आपने इदारे का गवर्निंग डॉक्यूमेंट बनाना। अब यहाँ पे
सवाल है मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, गवर्निंग डॉक्यूमेंट क्या है, इन चीज़ों पे सवाल बनता है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसके सवाल के हिसाब से देखा जाए तो ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक इदारे का कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें चीज़ें लिखी जाती हैं कि बोर्ड मेंबर्स कौन होंगे, बोर्ड मेंबर्स इदारे को रन कैसे करेंगे, उनकी मीटिंग्स कब होंगी, ऑडिट्स का क्या मैकेनिज्म है, उसके बाद उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे, उनकी ओवरऑल रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगी, सीईओ का क्या रोल होगा, एससीपी की तरफ इदारे की क्या जिम्मेदारी है। इस सब चीज़ों को इसमें दर्ज किया जाता है। तो कोई भी इदारे का गवर्निंग डॉक्यूमेंट हो, मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, या फिर आपकी चार्टर हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जैसे ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड हो, तो ये सिमिलर डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब इसकी और रिक्वायरमेंट है जो अपेंडिक्स सी है एनएफपी फॉर्म का, दैट इज लेटर ऑफ अथॉरिटी। हर एक लेटर ऑफ अथॉरिटी के थ्रू आपने ये डेजिग्नेट करना है कि इस इदारे का एक कोई भी बोर्ड मेंबर को एज एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी जो कि एससीपी के सामने प्रेजेंट हो, उनको ईमेल्स करे, उनसे बातचीत करे, या कोई भी अमेंडमेंट्स करवानी हो तो उससे कॉरेस्पॉन्डेंस में रहे। यूजली ईमेल या लेटर्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। जैसे कि हमने नेम रिजर्वेशन की बात की, तो हम जब भी एक सेक्शन 42 की कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे तो हम एक नेम रिजर्व करवाएंगे। तो नेम रिजर्व के टाइम पे जब रिजर्वेशन हो जाती है तो आपको एक नेम लेटर इशू होता है। ठीक है। उसके साथ ही आपने बैंक चालान पे करना है जो कि फ़ी होती है आपकी एससीपी की। आजकल ये फ़ी जो है वो 2 lakhs है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। ये 7th स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 में मेंशन होती है। आज से 1 साल पहले यही फीस 50,000 थी और अभी जो है ये 2 lakhs है। तो टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं, जैसे इन्फ्लेशन सबको अफेक्ट करती है, इस तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अपनी फीसेस को बढ़ाती हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हमने बात की तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें न्यू एंटिटी के लिए चाहिए, लेकिन कोई इदारा पहले से एग्जिस्ट करता हो उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें उनकी ऑडिटेड अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उनके सारे पिछले सालों की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट, फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो पिछली इदारा जिसमें रजिस्टर्ड था उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए, जो सीटीसी कॉपीज मिलती हैं अथॉरिटीज से वो होनी चाहिए। ठीक है। एक रेजोल्यूशन कि भाई आप सेक्शन 42 बनाना चाहते हैं कंपनी को, यानी कि नेशनल लेवल पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग एंटिटी है उसको आप बंद कर देंगे और उसके बाद न्यू एंटिटी को स्टार्ट करेंगे। उसमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन पूरी होगी कि पिछली वाली कौन थी, अभी कौन है, और रेजोल्यूशन में आप ये भी लिखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उसमें से जो न्यू मेंबर्स होंगे उनके प्रपोज नाम भी होंगे। ठीक है। और जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर, स्टैट्यूट, जैसे हमने गवर्निंग डॉक्यूमेंट की बात की, जो होगा वो ड्यूली सर्टिफाइड फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी जो भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका पिछले इदारा ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है तो ट्रस्ट डीड जो है वो रेलेवेंट विंग से, ट्रस्ट विंग जो है उससे सर्टिफाइड होना लाजमी है। ठीक है। और अगर इसके एक इदारे की कोई पेंडिंग डिस्प्यूट्स चल रहे हो, कोई कोर्ट केसेस हो, तो एक अंडरटेकिंग काइंड ऑफ देनी पड़ती है जिसमें बताना होता है कि हमारी कोई भी इस तरह के केसेस नहीं है। ये कुछ एनएफपी फॉर्म्स के फॉर्मेट हैं। ये बेसिकली मेजर एनएफपी फॉर्म 1 है जिसके ऊपर पूरे इदारे की डिटेल्स लिखी जाती हैं, जो भी प्रपोज नाम है, अगर एग्जिस्टिंग एंटिटी है तो एग्जिस्टिंग एंटिटी की डिटेल्स लिखी जाती हैं। सिमिलरली इसमें फिर जो प्रपोज सीईओज हैं उनकी डिटेल्स लिखी जाती हैं। फिर इसमें लिखा जाता है कि डिटेल्स ऑफ डोनेशन की, ये किस तरह से कोई और डोनेशन आनी है या नहीं आनी है, तो उसके बारे में जिक्र किया जाता है। और जो मेंबर्स डोनेशन स्टार्टअप मैंडेटरी, जैसे मैंने बताया कि आपने इनिशियली एफिडेविट के टाइम पे कि 200,000 आफ्टर जस्ट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन आपने डिपॉजिट कराने होते हैं, तो वो बेसिकली मैंडेटरी मेंबर्स डोनेशन स्टार्टअप है। ठीक है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर कोई भी डोनेशन आप ज़कात के फॉर्म में ले रहे हैं तो आप ज़कात को तभी यहाँ पे मेंशन करेंगे जब आपके पास शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो, जो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड शरिया एडवाइज़र जो एससीपी से ही रजिस्टर्ड होते हैं उनकी तरफ से आपके पास वो डिटेल्स हो कि ये चीज़ें आपको वो सर्टिफिकेट हो जिसमें आप ज़कात ले सकते हो। यूजुअली इस केसेस में हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप ज़कात डिक्लेयर करें।
जब आप इदारा रजिस्टर हो जाए फिर बेशक आप ज़कात डिक्लेयर करें, क्योंकि रजिस्टर्ड इदारे को शरिया एडवाइजर्स भी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट ईजिली देंगे, लेकिन अनरजिस्टर्ड इदारे को कोई भी नहीं देगा। तो आपने ज़कात का यहाँ पर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं करना। इसलिए हम जब भी कोई इदारा न्यूली रजिस्टर कर रहे होते हैं, हम मेंबर्स डोनेशन के ही हिसाब से करते हैं। बेसिक ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बाद रिक्वायर्ड होती है, सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह की। अब एक नेम रिजर्वेशन भी हमने बड़ी बात की, तो उसमें कुछ डिटेल चीज़ें रह गई थी। उसमें से सबसे बड़ी जो डिटेल रह गई थी वो ये थी कि नेम में कुछ स्पेसिफिक अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, एसोसिएशन और फाउंडेशन ये अलाउड है सेक्शन 42 के लिए, ठीक है, बट इसके अलावा जो है वो बाकी नहीं होते। और वो सेक्शन 42 इसीलिए अलाउड है क्योंकि वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो फंड है, काउंसिल है, चेंबर, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये अल्फाज, बोर्ड, बहरिया, इस तरह के अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये मज़ीद एक और लिस्ट है जो कि इन चीज़ों के बारे में है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, जिस तरह से यूएन के इदारे हैं, यूएसएआईडी का इदारा है, रेड क्रॉस है, रेड क्रीसेंट है, इस तरह के जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस तरह के जो नाम हैं, आप इस तरह से कोई भी जो टर्म्स है वो आप अपने नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वर्ड पाकिस्तान या पाक इस तरह का भी जो अल्फाज है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल पैटर्नेज को शो करता है। तो यहाँ पे भी नेम पैटर्नेज टुवर्ड्स गवर्नमेंट या उस तरह से शो होगी, वहाँ पर आप इदारे को रजिस्टर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। यू कैन एनी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कुछ हो तो डू लेट अस नो एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन द वीडियो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। थैंक यू सो मच।